वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं आखिरकार या काल्पनिक लिविंग तरीके रूम से में उपयोग सोफे किए पर गए बैठते हैं। हुए किसी भी ईदान ने जीवित या राहत की अमृत सांस व्यक्ति ली। या किसी कोको को वास्तविक शांत घटना करने से के कोई लिए भी उसे समानता काफी पूरी मशक्कत तरह करनी से पड़ी। संयोग मात्र मानी जाएगी। आखिरकार उसने उसे 2 और टॉफियां दी और आखिरकार उसने रोना बंद कर दिया। आंखें बंद करके सोफे पर पीठ टेकाकर ईदान थोड़ी देर आराम करने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसे अपनी गोद में कुछ नर्म और गर्मा गर्म सा महसूस हुआ। आंखें खोलीं तो उसने अपने सामने एक काली लोमड़ी देखी, जिसने बड़ी सावधानी से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। नेड! ईदान ने अपने पालतू जानवर को पहचान लिया और मना न कर सका। उसे सहलाने लगा। नेड ने अपने मालिक के दुलार का आनंद लेते हुए खुशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके लिए, जो निषिद्ध क्षेत्र का एक प्राणी था और पागलपन की ऊर्जा को आत्मसात करते हुए और लड़ाइयों और पागलपन भरी चीज़ों का आनंद लेते हुए बड़ा हुआ था, इस तरह का ध्यान पाना नया था। नेड अभी भी उस एहसास से तृप्त नहीं हो पा रहा था। ईदान ने धीरे से आह भरी और नेड को प्यार से सहलाया। उसे 3 परेशान बच्चों की देखभाल करनी थी। एक नन्हा पिशाच, एक छोटा लोमड़ी का बच्चा और एक पागल, बिल्कुल वैसा ही हमशक्ल। क्या कंपनी है, ईदान ने मुस्कुराते हुए सोचा, तमाम कठिनाइयों के बावजूद। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और कनेक्शन चेक किया। जैसा कि मिल्ला ने चेतावनी दी थी, नेटवर्क तक पहुंच सीमित थी। ईदान को शक था कि ये जानबूझकर किया गया था और सेना नेटवर्क पर नजर रख रही थी। थोड़ी खोजबीन के बाद ईदान को अंततः रूम्बस शहर का नक्शा मिल गया। ठीक है, देखते हैं। ये रही मूनलाइट स्ट्रीट की सड़क। उसे मिल्ला द्वारा दिए गए पते याद आ गए और वो नक्शे पर गिल्ड्स का स्थान ढूंढने लगा। और ये रहा क्रिस्टलाइज स्क्वायर। सौभाग्यवश ईदान को आश्चर्य हुआ कि क्रिस्टलाइज स्क्वायर उस होटल के बहुत नज़दीक था जहां वो ठहरा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि क्या क्राउस अब वहां है, उसने सोचा। क्राउस अछूत गिल्ड का सदस्य कैसे निकला, जबकि आई ऑफ आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त जानकारी में दावा किया जाता था कि वो न्यू पीपल गिल्ड के नेता का दाहिना हाथ था। ईदान को उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब सैन्य अड्डे पर पहुंचने के बाद गवाही देते समय उसे पता चला कि क्राउस को अछूत गिल्ड के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यदि ऐसा न होता तो ईदान अभी भी न्यू पीपल गिल्ड के बारे में सोच रहा होता और उसकी तलाश कर रहा होता। और ये किस प्रकार का गिल्ड है, ईदान को जिज्ञासा हुई। स्थानीय नेटवर्क पर इस गिल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मिल्ला को भी इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। ईदान ने इस गिल्ड के बारे में सेना पूछने का फैसला किया और ये जानकारी अपने पास ही रखी। यदि उसके पास सामान्य कनेक्शन और नेटवर्क तक पहुंच होती तो वो अपनी बहन से संपर्क करता और उससे अपनी ज़रूरत की हर बात पता कर लेता। वो अरसलान से भी बात कर सकता था, लेकिन ईदान ने वादा किया था कि वो और अराबेल उससे मिलेंगे, इसलिए वो अभी अरसलान से मिलने की कोशिश नहीं करने वाला था। एक क्षण विचार करने के बाद ईदान ने निर्णय किया कि अब कार्य करने का समय आ गया है। ठीक है नेड, उठो, हमें अपना काम खत्म करना है, उसने कहा। नेड को पर्याप्त स्नेह प्राप्त हुआ। वो बिना किसी असंतोष के उठा और ईदान के पीछे चल पड़ा, अभी भी एक काले लोमड़ी के रूप में। ईदान उस विशाल खिड़की के पास गया जहां से बर्फ से ढके शहर का रात का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। उसने शहर को देखा और जैसा कि आज सेना ने बताया, पाया कि ज्यादातर नागरिक शहर छोड़ चुके थे। रात के अंधेरे में ज्यादातर घर वीरान, रोशनी से रहित लग रहे थे। रात के शहर को देखते हुए ईदान ने सोचा कि वो बाहरियों का ध्यान आकर्षित किए बिना क्राउस से कैसे निपट सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी मौत का दोष उस पर ना आए। काश सियरा हमारे साथ होती, ईदान ने सियरा की अनूठी क्षमताओं को याद करते हुए सोचा। वो ध्यान भटका सकती थी, अदृश्य रह सकती थी और यहाँ तक कि बाधाएं भी खड़ी कर सकती थी, जिससे दूसरों को समझने में दिक्कत हो कि अंदर क्या चल रहा है। ईदान ने पहले ये देखने का फैसला किया कि क्राउस अछूत संघ द्वारा किराए पर ली गई इमारत में है या नहीं। आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली और एक बार फिर से शहर को देखा। फिर वो मुड़ा और आश्चर्य और भय से लगभग गिर पड़ा जब उसने अपने सामने एक जानी पहचानी काली आकृति देखी। सियरा, ईदान ने विश्वास न करते हुए पूछा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सियरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सियरा के चेहरे पर अजीब सी परिचित मुस्कान देखकर ईदान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नेड, उसने पुकारा। हाँ युवा स्वामी, नेड ने सियरा की आवाज में कहा और अपना पुराना वाक्यांश दोहराया। धिक्कार है नेड, तुमने तो मुझे बुरी तरह डरा दिया, ईदान ने कसम खाई। तुमने सियरा की शक्ल कब कॉपी कर ली? नेड ने बेशक कोई जवाब नहीं दिया। अरे नेड,
क्या तुम उसकी क्षमताओं की नकल करने में सफल रहे? ईदान ने उत्सुकता से पूछा। अंततः उसे सियरा की अनूठी क्षमताओं के बारे में याद आ गया। नेड ने अपनी मुस्कान छिपाए बिना सिर हिला दिया। ईदान ये पूरी तरह भूल गया था कि उसके पास अपनी तरह का सबसे अच्छा, बहुमुखी और पूरी तरह समर्पित सहायक था। सियरा के रूप में नेड को देखकर ईदान ने एक बार फिर से डॉपलगैंगर्स की अनूठी क्षमता की प्रशंसा की और आश्चर्य व्यक्त किया कि इतनी शक्तिशाली जाति लिम्बो में कैसे फंस गई। मुझे आश्चर्य है कि लिम्बो के पार्ट जुनोनिया में भी ऐसे ही जीव हैं। ईदान की राय में डॉपलगैंगर्स बहुत टूटी हुई प्रजाति थी। तभी ईदान ने नेड को थोड़ी अजीब नज़र से देखा। नेड उसे आमतौर पर पुरुष रूप में दिखाई देता था। हालांकि ईदान को लगता था कि हम शक्ल दोनों लिंगों का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन जब ईदान ने नेड को सियरा के रूप में देखा तो वो और भी उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाया जाए। ईदान के विचार अंधकारमय हो गए जब उसने कल्पना की कि अराबिल नेड को एक अन्य महिला के रूप में देखती है और याद करती है कि कैसे उसने उसका स्नेह प्राप्त किया। ये एक वास्तविक आपदा होगी, ईदान ने कहा और उसे भय ने जकड़ लिया। नेड, किसी भी कीमत पर मालकिन के सामने इस वेश में या किसी और महिला के वेश में मत आना, कम से कम तब तक जब तक बैले का असर खत्म न हो जाए। उसने नेड को गंभीरता से चेतावनी दी। नेड ने मास्टर की चेतावनी और मालकिन का जिक्र सुनकर आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिला दिया। अगर नेड दो लिंगों का रूप धारण कर सकता है तो शायद बेरा भी ऐसा कर सकती है, ईदान ने सोचा और उसे चिंता ने घेर लिया। उसने कल्पना की कि अराबेल किसी अनजान आदमी के साथ घूम रही है जो नेड की तरह ही उसका स्नेह चाहता है, और ये विचार उसे बेचैन कर रहा था। भर्र, ईदान के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अराबेल से बात करनी होगी और बेरा और नेड के लिए खास नियम बनाने होंगे, वरना ये दोनों हमारे संबंध में गंभीर समस्याएं और गलत फहमियां पैदा कर सकते हैं। चलो कोको को लेकर क्रिस्टल स्क्वायर चलते हैं। उसने बात शुरू की, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसने दरवाजे पर कोको को देखा। वो अपने नन्हे पंजों में कैमरा पकड़े सियरा के वेश में उसके और नेड की तस्वीरें ले रही थी। इतनी सारी समस्याएं, ईदान ने आह भरी। उसे कोको को 3 और कैंडी देनी पड़ी ताकि वो उससे फोटो ले सके और ये वादा ले सके कि वो एराबेल को ये नहीं बताएगी या दिखाएगी कि क्या हुआ था। कुछ ही देर में उसने कोको को 6 कैंडीज दे दी और इस तरह ईदान की कैंडीज खत्म हो गईं। अगली बार उसे नया पैकेज खरीदने के लिए 100 सिस्टम पॉइंट्स खर्च करने होंगे। हालांकि ईदान अभी भी चिंतित था और कोको के प्रति कुछ हद तक अविश्वास भी महसूस कर रहा था। उसे डर था कि जैसे ही एराबेल उसे मिठाई देने का वादा करेगी, कोको तुरंत उसे धोखा देगी और सभी रहस्यों के साथ उसे धोखा देगी। ठीक है, जैसे जैसे समस्याएं आएंगी हम उन्हें सुलझा लेंगे, ईदान ने सोचा। मौसम के हिसाब से कपड़े पहने और कोको को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। सियरा के वेश में नेड उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही ईदान उछली, नेड ने अपनी पीठ के पीछे 2 जोड़ी काले पंख फैलाए और अपनी आत्मिक शक्ति से ईदान को पकड़कर ऊपर की ओर उड़ गए। साथ ही अपनी गुप्त क्षमताओं का भी इस्तेमाल किया। उस तरफ नेड, ईदान ने इशारा किया और नेड ने तुरंत उसके निर्देशों का पालन करते हुए बताई गई दिशा में उड़ान भरी। ईदान ने देखा कि सियरा के रूप में नेड के केवल 2 जोड़े पंख थे, जबकि सियरा के 3 जोड़े पंख नहीं थे। उसे नहीं पता था कि ये किससे संबंधित था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शायद विश्व स्तर के दमन के कारण नेड सियरा की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पा रहा था। या हो सकता है कि सियरा के 3 जोड़ी पंख उसके पौराणिक पद से संबंधित हों और नेड चाहे जितनी कोशिश कर ले वो उसकी छवि को पूरी तरह से पुनः नहीं बना सकता। जल्दी ही वे सही इमारत के ऊपर थे। कोको, मुझ पर एक एहसान करो और पता करो कि क्रॉस वहाँ है। ये वही आदमी है जो उन लोगों के साथ था जिन्होंने लोमड़ी और भेड़िए को प्रताड़ित किया था, ईदान ने कोको की ओर मुड़ते हुए कहा। कोको अभी भी कैंडी का आनंद ले रही थी, अच्छे मूड में थी और तुरंत मान गई। उसने सिर हिलाया, पूंछ हिलाई, दरार खोली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कदम रखकर गायब हो गई। वैसे हमें ये पता नहीं चला कि कैमरे सियरा के भेष को देख सकते हैं या नहीं, ईदान ने नेड से कहा। ठीक है, चलो कोई जोखिम नहीं उठाते। इन शब्दों के साथ ईदान ने अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया। उसके लंबे काले बाल और गहरी आंखें हैं। भूत के मुखौटे की मदद से अब उसे तीसरा भेष मिल गया था। पहला भेष नीली आंखों वाले एक गोरे आदमी का था और दूसरा भेष छोटे काले बालों वाले एक नौजवान का था। कोको को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक दरार खुली और कोको उसमें से कूदकर ईदान के कंधे पर आराम से बैठ गई। उसके पंजों में कई तस्वीरें थीं। बिना किसी मांग के कोको ने ये तस्वीरें ईदान को सौंप दी, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। धन्यवाद, ईदान ने कोको के छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा
और उसने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। चलो देखते हैं, ईदान ने कोको द्वारा ली गई तस्वीरों को देखते हुए कहा। हम भाग्यशाली हैं, वो यहाँ है। कोको ने अपना काम बखूबी किया। उसने क्रॉस को ढूंढा और उसकी तस्वीर खींच ली। अच्छी लड़की, ईदान ने कोको को प्यार से थपथपाते हुए प्रशंसा की। ठीक है नेड, अब नीचे जाने का समय है, उसने सुझाया। अछूतो संघ द्वारा किराए पर ली गई इमारत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी भी नहीं थी। संघ के दर्जनों सदस्यों के लिए वहां काफी जगह थी। ईदान और नेड आसानी से वांछित मंजिल की बालकनी और कोको द्वारा बताए गए कमरे तक पहुंच गए। बर्फ पर पैरों के निशान छोड़े बिना उन्होंने सावधानी और चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। सियरा की क्षमताएं गुप्त घुसपैठ और निगरानी के लिए उत्तम थी। अछूत संघ के सदस्य के रूप में क्रॉस विलासिता से जीते थे। उनके कमरे में एक अलग बैठक, एक विशाल डबल बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम था। यहाँ तक कि पेय पदार्थों के लिए एक अलग बार भी उपलब्ध था। क्रॉस उस समय बार में अकेले बैठा ड्रिंक्स की चुस्कियां ले रहा था और विचारों में खोया हुआ था। उसे पता भी नहीं चला कि उसके कमरे में घुसपैठिए घुस आए हैं। ईदान, जो पीछे से क्रॉस को देख रहा था, इस बारे में सोच रहा था। उसके पास क्रॉस से बिना ज्यादा झंझट के छुटकारा पाने और जल्दी से वहां से निकल जाने का अच्छा मौका था। हालांकि न्यू पीपल गिल्ड के बारे में उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और ईदान ने एक मौका ले लिया। कोको को नेड के पास छोड़कर और नेड से एक अनुबंध के तहत उसे चुपचाप एक बैरियर खड़ा करने और सतर्क रहने को कहकर ईदान ने अपने सर्दियों के कपड़े उतारकर अपने गोदाम में रख लिए। फिर वो शांति से क्रॉस के पास गया और बार के सामने उसके बगल में बैठ गया। क्रॉस चौंक गया और थोड़ा डर भी गया जब एक अजनबी अचानक उसके बगल में आकर बैठ गया। चौंककर उसने विस्की का गिलास गिरा दिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वो ना तो टूटा और ना ही गिरा। गिलास जमीन से नीचे गिरकर हवा में लटक गया। जल्द ही गिलास उठा और हल्की आवाज के साथ उसके सामने आ गिरा। ये देखकर क्रॉस से हर गया। हालांकि शराब ने उसके दिमाग को थोड़ा धुंधला कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके सामने खड़ा ये व्यक्ति अजीब है। अजनबी के लंबे काले बाल और काली आंखें उसे रहस्यमय बना रही थी। उसकी अचानक उपस्थिति और आत्मिक शक्ति का प्रयोग करने में उसकी क्षमता, जिससे उसने गिरे हुए गिलास को पकड़ लिया था, उसके डर को और बढ़ा दिया। आप कौन हैं? क्रॉस अंत में अपने डर और कांप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, ईदान ने क्रॉस की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, और उस नजर ने क्रॉस को असहज कर दिया। ईदान का जवाब सुनकर क्रॉस को कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं आया जो जरा भी उससे मिलता जुलता हो, लेकिन फिर अविश्वास से आंखें फाड़कर उसने पूछा, क्या ये वो आप समझ रहे हैं जिनके बारे में नेता बात कर रहे थे? ईदान ने सिर्फ रहस्यमयी डांट से मुस्कुराते हुए कहा, ना तो इसकी पुष्टि की, ना ही इसका खंडन किया। क्रॉस की मुस्कुराहट देखकर ईदान को और यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा ये व्यक्ति बिल्कुल वही है। उसे इस बात का जरा भी संदेह नहीं था कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे वो समझ रहा था। ईदान को यह एहसास हो गया कि वो अब ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता था, इसलिए उसने एक मौका ले लिया। आपका मतलब वही जिसके बारे में गिल्ड लीडर न्यू पीपल बात कर रहा था? हो सकता है नहीं। क्रॉस की आंखें फैल गईं और उसे तुरंत यकीन हो गया कि यही सही व्यक्ति है। सिर्फ गिल्ड लीडर को पता था कि क्रॉस न्यू पीपल गिल्ड का सदस्य है। क्रॉस अचानक खड़ा हो गया, घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर झुका लिया और अपनी आवाज में बहुत सम्मान और भय के साथ बोला, इस अज्ञानी को माफ कर दें कि उसने आपको तुरंत नहीं पहचाना। मैं तो बस एक नया दीक्षित सदस्य हूँ। मैं इस प्रणाम के साथ प्रभु का अभिवादन करता हूँ। क्या बकवास है, ईदान ने आश्चर्य से क्रॉस की ओर देखते हुए कहा, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। लेकिन जब उन्होंने सिस्टम की अचानक अधिसूचना देखी तो उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया। डिंग, एक जरूरी काम मिला है। डैश नौकर को तुरंत मार डालो, इससे पहले कि डैश मेजबान को पता चले। डिंग, एक जरूरी काम मिला है। नौकर को तुरंत मार डालो, इससे पहले कि मेजबान को पता चले। ईदान को बहुत आश्चर्य हुआ। सिस्टम से इस तरह का काम पहली बार मिला था। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी थोड़ी क्षतिग्रस्त तलवार को भंडार से निकाला और उसे अग्नि और पागलपन की ऊर्जा से भर दिया। फिर उसने घुटनों के बल बैठे क्रॉस पर तेजी से हमला किया और उसे अचंभित कर दिया। क्राउस को ऐसे अचानक हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि ईदान की तलवार क्रॉस के सिर पर पड़ती, वो एक अदृश्य काले अवरोध से टकराकर उछल गया, जिससे ईदान कई मीटर पीछे हट गया। क्रॉस की छाती पर एक रहस्यमयी पेंडेंट चमका, जो तुरंत धूल में मिल गया और वो काला अवरोध गायब हो गया। क्रॉस को आखिरकार होश आया और उसने सिर उठाकर अविश्वास से ईदान की तरफ देखा। ईदान ने बिना देर किए तेजी से हमला कर दिया और क्रॉस को डर के मारे एहसास हुआ कि क्या हुआ था।
उसने बचने की कोशिश की, लेकिन ईदान की तलवार तेज थी। क्रॉस की छाती में घुस गई और उसे कोई प्रतिरोध नहीं मिला। जब तलवार क्रॉस की छाती में घुसी तो उसकी आंखों में घबराहट और भय के भाव थे। ब्लेड की नोक उसके हृदय और दाहिने फेफड़े तक पहुंच गई और वो दर्द को रोक नहीं सका तथा उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकल आया। क्यों? उसका पीड़ादायक प्रश्न गूंज उठा, लेकिन इससे पहले कि ईदान उत्तर दे पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया और इसके साथ ही उसकी जान भी चली गई। ईदान के तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी, वो आग और पागलपन की ऊर्जा से लिपटी हुई थी। पहले ब्लेड ने एक शारीरिक घाव दिया और फिर दोनों शक्तियों ने क्रॉस के शरीर को अंदर से भस्म करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों ऊर्जाओं के प्रभाव में क्रॉस का शरीर ईदान की आंखों के सामने सड़ने लगा, प्रतिरोध करने में असमर्थ। उफ! ईदान ने हांफते हुए कहा, क्रॉस के तेजी से विघटित होते शरीर को देखकर। ईदान को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़ाई इतनी जल्दी और आसानी से कैसे खत्म हो गई। हालांकि सच कहूं तो इसे लड़ाई कहना मुश्किल है। क्रॉस की अचानकता और तैयारी की कमी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। ईदान को ये भी शक था कि क्रॉस के पास कोई साधारण सिस्टम था, कोई दुर्लभ नहीं, वरना शायद उसने कुछ प्रतिरोध किया होता और इतनी जल्दी हार नहीं मानी होती। जैसा कि उम्मीद थी, वो बुदबुदाया, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। क्रॉस को मारने के बाद ईदान को कोई एहसास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो हत्या करना उसकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया हो और उसे इसकी आदत हो गई हो। ईदान को हत्या से नहीं बल्कि इस बात से परेशानी थी कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा या डर नहीं था। उसे न कोई पछतावा था, न कोई घबराहट। ईदान के पास अपने इतने बदल जाने के दो कारण थे। पहला, उसके पहले स्वर्गारोहण परीक्षण की याद। उस समय उसने अपनी पहली हत्या कर दी थी और उन सभी भावनाओं का अनुभव किया था। वो पछतावा, डर और घबराहट जो एक व्यक्ति को तब होती है जब उसे एहसास होता है कि उसने किसी की जान ले ली है। दूसरा संस्करण ऐसा इस तथ्य के कारण है कि सिस्टम ने उनके दूसरे आरोहण परीक्षण, पागलपन की ऊर्जा परीक्षण की यादों को मिटा दिया है। ईदान दूसरे संस्करण की ओर झुक रहा था। अगर पहली परीक्षा की यादें बची होती तो भी उसे इतनी शांति महसूस नहीं होती। लोगों की हत्या करना कोई आसान काम नहीं है और वो इस बात से वाकिफ था। हालांकि उसके शरीर और मन की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी, इसलिए ईदान ने इसे दूसरे आरोहण परीक्षण से जोड़ा। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने लोगों की हत्या को गंभीरता से लेना बंद कर दिया? डिंग! एक जरूरी काम। काले विषाक्त को तुरंत मार डालो, इससे पहले कि काले विषाक्त मेजबान को पता चले। हो गया। डिंग! एक दुर्लभ चिन्ह काला चिन्ह का पता चला है। डिंग! दुर्लभ चिन्ह काला चिन्ह को इसकी महाएपिक दुर्लभता के कारण इस प्रणाली द्वारा अवरोध और सील कर दिया गया था। डिंग! नौकर काले विषाक्त को खत्म करने पर आपको अग्नि से संबंधित 4 विशेष पुरस्कारों में से एक रैंडम पुरस्कार मिलेगा। व्यापार, काला बाजार तक पहुंच, रक्त रेखा, पतित जातियों की रक्त रेखाओं तक पहुंच, कीमिया, निषिद्ध घातक जहरों का नुस्खा, जानवरों को वश में करना, एक रहस्यमयी काला अंडा। डिंग! सिस्टम का कार्य है अग्नि से संबंधित सभी लोगों को खत्म करना। कुल 13 लक्ष्य हैं। पूरा हो गया। सभी 13 लक्ष्यों का सफाया कर दिया गया है। 112 सिस्टम पॉइंट मिले हैं। पहले किल टास्क के सफल समापन के लिए सिस्टम पॉइंट की संख्या 3 गुना कर दी गई है। 336 सिस्टम पॉइंट प्राप्त हुए। 336 सिस्टम पॉइंट बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। कोको के लिए 3 पूरे पैकेट। उसने सोचा, किसी कारण से उसने अंकों की संख्या की तुलना कोको के लिए खरीदी जा सकने वाली कैंडी की संख्या से की। ठीक है सिस्टम, क्या आप बताना चाहेंगे कि अभी क्या हुआ था? नेड और कोको चुपचाप अपने गुरु को किनारे से देख रहे थे। नेड के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक कट्टर चमक थी जब वो ईदान को देख रहा था। उसके गुरु ने इस आदमी को मारते समय पलक तक नहीं झपकाई और इसके अलावा उसने पागलपन की ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया था। कोको ईदान के ठंडे व्यवहार से हैरान और थोड़ी डरी हुई थी। उसे ईदान का देखभाल करने वाला स्वभाव और उसके नरम हाथों से सहलाने की वजह से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने एक बिल्कुल अलग इंसान खड़ा हो। इस समय ईदान के आसपास का माहौल उसके हमेशा के गर्मजोशी भरे और बेफिक्र से बिल्कुल अलग था।
डिंग, यह सिस्टम दृढ़ता से सलाह देता है कि होस्ट, जब तक आप अपनी सुरक्षा के लिए इस सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर लेते, तब तक आप कभी शक से इसका पता लगाने की कोशिश न करें। सिस्टम से ऐसी प्रतिक्रिया सुनकर ईदान की भौहें तन गईं। होस्ट, इस सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय किए बिना आप सक्सेज के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। सक्सेज का ज्ञान ही उसका ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसलिए जब तक आप इस सिस्टम द्वारा सुझाए गए चेन टास्क को पूरा नहीं कर लेते, तब तक सक्सेज को भूल जाएं। इस घटना के कारण यह सिस्टम चेन टास्क के निष्पादन को गति देने की भी सलाह देता है। सिस्टम से मिले इन शब्दों के बाद ही ईदान को कुछ संतुष्टि महसूस हुई। ठीक है सिस्टम, मुझे नौकर को मारने का इनाम दो, उसने उत्साह में अपने हाथ मलते हुए कहा। जैसा कि उसने सोचा था, चारों इनाम खास निकले, जैसा कि सिस्टम ने कहा था। 4 इनामों वाला एक जाना पहचाना लॉटरी व्हील उसके सामने आ गया। ईदान को पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए उसने बटन दबाने के लिए पहिया चालू कर दिया। पहिया अपनी अधिकतम घूर्णन गति तक पहुंचने का इंतजार करने के बाद उसने फिर से बटन दबाया। पहिया धीरे धीरे धीमा होने लगा और जल्द ही रुक गया, जिससे पता चला कि ईदान ने किस प्रकार का इनाम जीता था। बधाई हो मेजबान, आपको रहस्यमयी काला अंडा मिल गया है। बधाई हो मेजबान, आपको रहस्यमयी काला अंडा मिल गया है। एक अंडा? ईदान को अपनी किस्मत पर सुखद आश्चर्य हुआ। ईदान के सामने दरार से एक छोटा अंडा प्रकट हुआ, जो लगभग एक बच्चे के सिर के आकार का था। इससे पहले कि वो गिरता, ईदान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। जब वो अंडे की जांच कर रहा था और पहचान की आंख का उपयोग करने का इरादा कर रहा था, तो सिस्टम से प्राप्त एक अधिसूचना ने उसका ध्यान आकर्षित किया। डिंग! एक साधारण सिस्टम के होस्ट को मारने के लिए आपको एक साधारण सिस्टम का एक कोर मिला। एक साधारण सिस्टम के कोर को सील कर दिया गया है और भंडारण में ले जाया जाता है। एक साधारण सिस्टम का मूल, जैसा कि मैंने सोचा था, क्रॉस एक साधारण सिस्टम का मेजबान था। ईदान बुदबुदाया और फिर उसे समझ आया, अरे सिस्टम, एक साधारण सिस्टम का मूल पाने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुझे या अरबेल को मार दे तो उसे एपिक सिस्टम का मूल मिल जाएगा? नहीं होस्ट, आपकी दुनिया में आप दोनों के अलावा कोई भी अन्य होस्ट्स को मारने के बाद सिस्टम कोर प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। अरे, लेकिन ऐसा क्यों? अपने हाथ पर रखे अंडे को भूलकर ईदान ने सिस्टम की ओर मुड़कर एक प्रश्न पूछा। सिस्टम कोर एकत्रित करना सुप्रीम उपाधि में निहित एक अद्वितीय क्षमता का हिस्सा है। हालांकि चूंकि ये उपाधि वर्तमान में आंशिक रूप से सुरक्षित है और होस्ट्स ने अभी तक आवश्यक योग्यताएं प्राप्त नहीं की हैं, इसलिए आप सिस्टम के कोर को केवल असेंबल कर सकते हैं, उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये है उपाधि की एक विशेषता। ईदान और अरबेल समझ गए कि सुप्रीम की ये उपाधि कितनी अनोखी है, सिस्टम्स के कार्य कितनी मूल्यवान हैं। बिना किसी और स्पष्टीकरण के भी ये स्पष्ट था कि उनके लिए खुलने वाले ये सभी नए कार्य उनके अभी भी आंशिक रूप से अवरुद्ध उपाधि से संबंधित थे, और अब सिस्टम ने उनके साथ उपाधि की अनूठी क्षमता के बारे में कुछ अधूरी जानकारी साझा की है। ज्ञान प्रणाली, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि यदि मैं पूछ भी लूं तो भी आपको अधिक जानकारी नहीं देगा। ईदान ने सोचा और अपना ध्यान अपने हाथों में रखे अंडे पर केंद्रित किया। जैसा कि उसने पहले ही इरादा कर लिया था, उसने पहचान की आंख का उपयोग किया। पहचान, नाम, रहस्यमयी काला अंडा, दुर्लभता, महाकाव्य प्लस, जनजाति क्या, रैंडम जानकारी, रहस्यमयी काला अंडा। शानदार अंडा, ईदान ने आश्चर्य से अंडा गिराते हुए कहा। उसकी ऊंची आवाज और भावनाओं ने नेड और कोको का ध्यान खींचा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ कहे ईदान के पास पहुंचे और उसके हाथों में रखे अंडे को भी देखने लगे। कोको की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे इस अंडे के साथ एक अजीब अकथनीय निकटता महसूस हुई। ये पहली चीज थी जिसे ईदान ने अपने सिस्टम के अलावा महाकाव्य दुर्लभता के साथ देखा था। ये कैसा प्लस है? ईदान ने एपिक दुर्लभता के आगे प्लस का चिन्ह देखकर सोचा। उसने इस लाभ पर ध्यान केंद्रित किया और उसे अतिरिक्त जानकारी मिली। प्राप्ति के बाद क्या पौराणिक संसाधन को पौराणिक में अपग्रेड किया जा सकता है? धिक्कार है, महान दुर्लभता तक अपग्रेड करने का अवसर, ईदान ने कहा। और नेड और कोको, हालांकि वो ये नहीं समझ पाए कि ईदान अंडे को देखकर इतना आश्चर्यचकित क्यों है, फिर भी उसके साथ हो गए और अपनी प्रशंसा भी व्यक्त की। चलो पता लगाते हैं कि यदि ये अंडा बिक जाए तो इसकी कीमत कितनी होगी, ईदान ने कहा। वो एपिक अंडे की कीमत जानने की संभावना से उत्सुक था। कीमत देखने से पहले ईदान बैठ गया और उसने सुनिश्चित किया कि उसने अंडे को कस के पकड़ा हुआ है, क्योंकि यदि कीमत ऊंची निकली तो वो उसे आश्चर्य से गिराना नहीं चाहता था।
ओह ओह, ईदान कीमत को घूरते हुए ठिठक गया। 15,000 सिस्टम पॉइंट्स। अंडा उसे लगातार आश्चर्यचकित कर रहा था। हालांकि बिक्री का मूल्य ज्यादा था, ईदान का अंडा बेचने का कोई इरादा नहीं था। वो जानता था कि सिस्टम उनसे बहुत कम दामों पर चीजें खरीद रहा है और इसलिए वो समझ गया कि अंडे की असली कीमत उससे भी ज्यादा थी। और मैं इसे कहाँ रखूंगा? मैं इसे हर जगह अपने साथ लेकर तो नहीं जाऊंगा ना? ईदान ने अंडे को देखते हुए पूछा। कोको ने अपना सिर झुकाया, मानो वो भी इसी सवाल के बारे में सोच रही थी। नेड ने बस अपना सिर खुजाया। वो कोको ने अचानक अपने पंजे फैलाते हुए कहा। हाँ, क्या तुम्हें अंडा चाहिए? ईदान ने कोको को पूछा, उसे जोर से अपने पंजे उसकी ओर बढ़ाते और सिर हिलाते हुए देख रहा था। तुम इसे खाओगे तो नहीं ना? ईदान ने पूछा और कोको ये सवाल सुनकर स्तब्ध रह गई और अविश्वास से उसे देखने लगी। अच्छा, मैं अंडे को तुम्हारी देखभाल में छोड़ दूंगा कोको। कृपया इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, ठीक है? ये हमारा नया दोस्त और तुम्हारा छोटा भाई या बहन बनेगा। ईदान ने कोको को अंडा देते हुए कहा। ईदान का उस अंडे के साथ कोई अनुबंध नहीं था और उसे अभी तक उसे अपने गोदाम में रखने का मौका नहीं मिला था। इसके अलावा वो समझता था कि अंडे को निरंतर देखभाल की जरूरत थी। ईदान के पहले ही 3 समस्यापूर्ण बच्चे हो चुके थे और अब चौथा भी होने वाला है। उसे अंडे की देखभाल का जिम्मा कोको को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसने खुद ही ये काम करने की पेशकश की थी। ईदान कोको को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, जो अपने से थोड़े छोटे अंडे को प्यार से गले लगा रही थी। अंडे को अपने पंजों में लेकर कोको ने दरार खोली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कूद पड़ी और तुरंत गायब हो गई, ईदान और नेड को अकेला छोड़कर। ईदान खड़ा हो गया और चारों ओर देखा। नेड को संतोष से देख रहा था। उसका काम बेदाग था और किसी ने भी उसके द्वारा मचाए गए छोटे मोटे हंगामे पर ध्यान नहीं दिया। क्राउस का शरीर पूरी तरह से विघटित हो गया और फर्श पर खून के धब्बे के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। नेड ने अपने मालिक के इरादों को समझते हुए अंधकार की ऊर्जा का प्रयोग किया और क्राउस से संबंधित सभी सबूतों को शीघ्रता से अवशोषित कर लिया, जिससे उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं बचा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे कुछ भूले नहीं थे, ईदान और नेड क्राउस के कमरे से उतनी ही चुपके से बाहर निकले जितनी चुपके से वे उसमें दाखिल हुए थे, और अपने होटल के कमरे में वापस आ गए। उस खाली जगह में लगभग 10 गुना 10 के एक छोटे से अलग थलग स्थान में एक द्वार खुला। कोको उसमें से बाहर निकली और धीरे से अंडे को गले लगा लिया। ये कोको का व्यक्तिगत ठिकाना था, उसका गुप्त ठिकाना जहां वो आराम कर सकती थी और समय बिता सकती थी। ये जगह सीधे उसकी पीठ पर रखे बैग से भी जुड़ी हुई थी। उसकी सारी चीजें यहीं रखी थी। कोको ने उत्साह और आश्चर्य से अंडे को देखा, जो आसानी से उसके आश्रय में घुस आया था। आमतौर पर सिर्फ वो और उसके जैसे जीव ही यहाँ पहुंच सकते थे। उसने इस अंडे की देखभाल करने का निर्णय तभी लिया जब उसे इसके साथ एक परिचित आत्मीयता महसूस हुई और जब उसे ये विचार आया कि अंडा बिना किसी बाधा के इस स्थान तक पहुंच सकता है। अंडे को अपने पंजों में पकड़े हुए कोको आगे बढ़ी और उसे सावधानी से अपने छोटे पालने पर रख दिया। फिर वो पालने पर चढ़ गई और अंडे के पास लेट गई। अंडे से आ रही अनुभूति ने कोको को अपने परिवार की याद दिलाई और वो उनके लिए तरस गई। आंखें बंद करके कोको ने एक झपकी लेने का निर्णय लिया। जब ईदान होटल लौटा तो उसने फिर से अपना रूप बदल लिया। नेड बिना किसी हिचकिचाहट के एक काले लोमड़ी के रूप में वापस आ गया। उसे देखकर ईदान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे या क्या कहे। सियरा की जो छवि नेड बन गया था, वो उसके मन में पहले से ही गहराई से बैठ चुकी थी। कोको अंडा लेकर कहीं चली गई और अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन ईदान को उसकी और अंडे की कोई चिंता नहीं थी। उसे इस मामले में कोको पर पूरा भरोसा था। जहां तक रिजी की बात है, तो बच्चे ने आखिरी बार खून पीने के बाद अभी तक दोबारा दूध पीने की इच्छा नहीं दिखाई है। ईदान ने पानी चालू किया और आराम से नहाने का फैसला किया। जब पानी इकट्ठा हो रहा था तो उसने इस दौरान जमा हुए सिस्टम पॉइंट्स की संख्या भी जांची। अब तक ईदान की स्थिति में केवल 2264 सिस्टम पॉइंट्स थी। इसमें कोको द्वारा लाई गई जड़ी बूटियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि शामिल नहीं थी। जांच करने के बाद ईदान ने उन्हें अभी न बेचने का निर्णय लेते हुए उन्हें भंडारण में रख दिया। चलो एक बार फिर से देखते हैं। दूसरे ब्लड लाइन स्लॉट को अनलॉक करने की लागत वर्तमान में 500 सिस्टम पॉइंट्स है और ब्लड लाइन पोषण की कीमत 300 है। कुल मिलाकर मेरे लिए 800 लगेंगे और आरबिल के लिए 800, कुल 1600 सिस्टम पॉइंट्स। ईदान ने अपने मन में गणना की। दूसरे स्टार को बनाने में भी हम में से प्रत्येक के लिए 500 सिस्टम पॉइंट्स की लागत आती है और तीसरे स्टार को अनलॉक करने के लिए 1000 की आवश्यकता होती है। ईदान ने टेमिंग द बीस्ट्स फंक्शन की विंडो खोली और लागत की जांच की।
ये ऐसा लगता है कि मैं निकट भविष्य में ऐसा नहीं करने वाला हूँ, उसने उदास होकर सोचा। जब ईदान सिस्टम पॉइंट्स के बारे में सोच रहा था तभी टब गर्म पानी से भर गया। कपड़े उतारकर वो राहत की सांस लेते हुए उसने डूब गया और आराम करते हुए थोड़ी देर लेटने का फैसला किया। वो शांति का आनंद लेते हुए लगभग सो ही गया। बाथरूम का काम खत्म करने के बाद ईदान ने रिजी को बुलाया, उसे खाना खिलाया और बिस्तर पर चला गया। वो अभी भी जुनूनिया या लिम्बो जाने में हिचक रहा था। उसे यकीन था कि किसी को क्रॉस के गायब होने का पता जरूर चलेगा और फिर तलाश शुरू होगी। जैसे ही शक होगा वो संदिग्धों में से एक बन जाएगा। अगर उसे लेने आने पर वो वहां नहीं होता तो शक और बढ़ जाता। इसलिए उसने आरबेल को लेने लिम्बो जाने से पहले 1-2 दिन रुकने का फैसला किया। इसके अलावा ईदान अरसलान के साथ मिलने की व्यवस्था करने के लिए मिल्ला के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। ईदान एक बड़े बिस्तर पर अकेले सो गया और जब वो सुबह उठा तो उसने पाया कि 2 लोमड़ियां उसके बगल में शांति से सो रही थीं, उससे चिपकी हुई थी। उसके पास करने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था, इसलिए उसने दोनों को जगाए बिना थोड़ी देर लेटने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद जब रिजी ने उसे बताया कि वो उनके अनुबंध के तहत खून पीने की इच्छा रखती है, तब ईदान आखिरकार खड़ा हो गया। उसने रिजी को बुलाया, जल्दी से उसे अपना खून पिलाया और हमेशा की तरह उसे थोड़ा लाड़ प्यार किया। फिर हमेशा की तरह उसने उसे वापस स्टार के अंदर भेज दिया। उठने का समय हो गया है, उसने दोनों लोमड़ियों से कहा। उठ गया और साधारण और आरामदायक कपड़े पहनकर नाश्ता बनाने का फैसला किया। आलीशान कमरे में किराने का सामान पहले से ही मंगा लिया गया था और ईदान की तिजोरी में विशेष लिम्बो जानवरों का मांस रखा हुआ था। तीनों के लिए एक शानदार दावत तैयार करने के बाद ईदान खाना पकाने में हुई प्रगति से खुश था। तीसरे स्तर से पहले ज्यादा कुछ बचा नहीं था। ईदान को ये भी एहसास होने लगा कि तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ने के लिए उसे और अरबिल को बेहतर और अधिक विशिष्ट रसोई सामग्री की आवश्यकता होगी। जल्द ही 2 बच्चे नाश्ता करने आ गए। कोको अपने साथ अंडा नहीं लाई थी। ईदान को नहीं पता था कि उसने उसे कहाँ छिपाया था। उन्हें खाना खिलाने के बाद ईदान बर्तन धोने लगा, तभी उसका स्मार्टफोन बज उठा जिसे उसने आज सुबह मेज पर रख दिया था। ईदान को पहले से ही पता था कि कौन फ़ोन कर रहा है, इसलिए उसने अपने हाथ धोए और फ़ोन उठा लिया। हेलो एथन, लाइन के दूसरे तरफ मिला की आवाज़ आई। हाँ मिला, ये मैं ही हूँ। मुझे आशा है कि मैं आपका ध्यान भंग नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं अभी अभी समाप्त हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं काम पर आती हूँ। मैंने गिल लीडर असलान से बात की है और वे आपसे मिलने के लिए राज़ी हो गए हैं। बस सवाल ये है कि आप कब मिलना चाहती हैं? मिल्ला ने अपने फ़ोन की बात पूरी की। मुझे थोड़ा सोचने दो। मेरे पास आज और कल की योजनाएं हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें परसों फ़ोन करके सही समय बता दूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे नेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। ईदान ने थोड़ा सोचने के बाद सुझाव दिया। ओह अच्छा, ठीक है, मैं लीडर को बता दूंगी। और अगर आपने आज मिलने के लिए कहा होता तो मुझे नहीं लगता कि बात बनती। लीडर अरसलान आज व्यस्त हैं। ऐसे ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिल्ला। आपका स्वागत है। तो बस इतना ही। अलविदा। अलविदा। ईदान ने अलविदा कहा और बातचीत खत्म की। मिल्ला का धन्यवाद। हमें बस थोड़ा और इंतजार करना होगा और हम लिम्बो जा सकते हैं और आरबिल को अपने साथ ले जा सकते हैं। ईदान ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को देखते हुए सोचा। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाओ, हम जल्दी शहर में घूमने चलेंगे, उसने नेड और कोको को संबोधित करते हुए कहा। लगभग 20 मिनट बाद ईदान नेड और कोको को अपने कंधों पर बिठाए उसके आलीशान कमरे से बाहर निकला। चूंकि कोको सिर्फ ईदान और नेड को ही दिखाई दे रही थी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एथन के रूप में ईदान के आकर्षक रूप ने होटल के कई कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया, जो उसे देखते हुए फुसफुसाने लगे। इन महिलाओं की उपेक्षा करते हुए ईदान नेड के साथ होटल से बाहर निकल गया और बिना किसी विशेष लक्ष्य के शहर में घूमने चला गया। दोपहर में उन्हें एक छोटा सा भोजनालय मिला और उन्होंने वहां नाश्ता करने का निर्णय लिया। दोपहर के भोजन के बाद शहर की सड़कों पर टहलते हुए ईदान को याद आया कि उसने 3 दिन से अधिक समय से आरबिल को नहीं देखा था। उसे खुश करने के लिए उसने एक छोटा सा उपहार खरीदने का फैसला किया। हालांकि ज्यादातर निवासी शहर छोड़ चुके थे, लेकिन दुकानें अभी भी खुली थी। एक स्मृति चुन की दुकान में ईदान ने बर्फ के क्रिस्टल के आकार की रहस्यमय नीले पत्थर से जड़ी बर्फ सफ़ेद बालियां देखीं, जिन्होंने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। कीमत और दूसरे गहनों की परवाह किए बिना उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ये बालियां खरीद लीं और विक्रेता से इन्हें पैक करने को कहा। संतुष्ट होकर वो दुकान से बाहर निकला और होटल वापस जाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र कोने से किसी जाने पहचाने आदमी पर पड़ी। ईदान रुका और उस तरफ देखा और आरबिल के छोटे भाई अरसलान को पहचानकर हैरान हो गया। लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि अरसलान एक ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहा था जिसे ईदान ने पहले कभी नहीं देखा था। कैसे? क्या ये अरसलान नहीं है?
एदान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने एक लड़की का हाथ थामे एक लड़का था जो बिल्कुल अरसलान जैसा दिख रहा था। एदान तब तक स्तब्ध खड़ा रहा जब तक वे इमारत के कोने से गायब नहीं हो गए। मिला ने आज सुबह कहा था कि अरसलान आज व्यस्त है। क्या उसका सचमुच मतलब था कि अरसलान इस महिला के साथ डेट पर जा रहा है? एदान ने मिला के साथ सुबह की बातचीत को याद करते हुए बुदबुदाया। अरसलान के पीछे भागने के बजाय एदान ने मुड़कर अपने कंधे पर लेटे लोमड़ी के बच्चे को देखा। कोको, क्या तुम इतनी कृपा करोगी कि इस जोड़े का पीछा करोगी और कुछ तस्वीरें ले लोगी? एदान ने कोको से पूछा। कोको ने आलस से अपना शरीर खींचा और अनिच्छा से एदान की ओर देखा। ये आदमी मालकिन कोको का छोटा भाई है। इतना कहते ही एदान ने कोको के मूड में अचानक बदलाव देखा। वो झट से उठी, उस तरफ देखा जहां वो जोड़ा गायब हुआ था, फिर एदान की तरफ देखा, सिर हिलाया और दरवाज़ा खोलते हुए गायब हो गई। नेड, योजनाएं बदल रही हैं। मुझे लिम्बो लौटना होगा और एराबेल को तुरंत वापस लाना होगा ताकि वो अपने छोटे भाई से मिल सके और इस मसले को सुलझा सके। मैंने उसे अपना वचन दिया है और मैं उसे निभाऊंगा, एदान ने नेड की ओर देखते हुए कहा। नेड ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। मैं तुमसे यही विनती करता हूं कि तुम रुको और अरसलान पर नज़र रखो, किसी को पता न चले, एदान ने आगे कहा। नेड हालांकि रुकने को उत्सुक नहीं था, लेकिन एदान के साथ लिम्बो लौटकर अपने पूर्वज से मिलना चाहता था। फिर भी उसने सिर हिलाकर एदान के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। चिंता मत करो नेड, ये लिम्बो की हमारी आखिरी यात्रा नहीं है। हम वहाँ और भी बार आएंगे तो आपको जेमिनाया से मिलने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। एदान ने उसे आश्वस्त किया। अनुबंध के माध्यम से नेड की भावनाओं को महसूस किया और तुरंत समझ गया कि वो क्या सोच रहा था। नेड ने एदान की ओर देखा, फिर से सिर हिलाया और उस दिशा में चल दिया जहां वह दंपति अरसलान पर नज़र रखने के एदान के काम को पूरा करने के लिए गए थे। शुरू में एदान ने शहर छोड़कर लिम्बो जाने की योजना बनाई ताकि लौटने पर एराबेल उसके साथ रहे। वो नहीं चाहता था कि कोई उससे ये सवाल पूछे कि एराबेल शहर में कैसे पहुंची। हालांकि परिस्थितियों के कारण एदान ने तुरंत कदम उठाने और इस योजना को त्यागने का फैसला किया। उसने होटल लौटने का विचार भी त्याग दिया। एक शांत गली ढूंढकर और ये सुनिश्चित करके कि कोई उसे देख नहीं रहा है, एदान ने कोको का लौटने का इंतजार किया, फिर लिम्बो की ओर चला गया। कोको एदान का काम पूरा करने के बाद जल्द ही दरार से बाहर निकली, उसके कंधे पर आराम से बैठ गई और उसे वो तस्वीरें थमा दीं जो उसने अपने पंजों में पकड़ी हुई थीं। बहुत बढ़िया काम, एदान ने कोको की प्रशंसा की और उसकी पीठ थपथपाई। तस्वीरें लेते हुए एदान ने एक बार फिर ध्यान से उनकी जांच की और सुनिश्चित किया कि ये वास्तव में अरसलान ही था, कोई गलती नहीं हो सकती। अपने मन में उठने वाले सभी विचारों और विभिन्न धारणाओं को त्याग कर एदान ने तुरंत सिस्टम को आदेश दिया कि वो उसे लिम्बो में टेलीपोर्ट कर दे। टेलीपोर्टेशन की तैयारी शुरू हो गई है। उल्टी गिनती 10 मिनट की है। नेट को अरसलान पर नज़र रखने के लिए छोड़कर एदान और कोको को दरार में समाहित कर लिया गया और उल्टी गिनती समाप्त होते ही उन्हें लिम्बो में ले जाया गया। तस्वीरों। एदान, जो कि पहले से ही टेलीपोर्टेशन का आदी था, ने बिना किसी कठिनाई के स्थानांतरण को सहन किया और अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलीं। पिछली बार की तरह उसने स्वयं को मंदिर के अंदर एक रहस्यमय दरवाजे के पास पाया जहां उन्होंने अपना लंगर स्थापित किया था। ओ एदान, क्या तुम वापस आ गए? यूलिया ने कहा, जो एदान की उपस्थिति को देखकर इजी को अपनी बाहों में पकड़े हुए उससे मिलने के लिए बाहर आ गई। हाय सीनियर यूलिया, मैं वापस आ गया हूँ। यूलिया ने एदान का अभिवादन किया। बाकी लोग कहाँ हैं? एराबेल कहाँ है? मास्टर और सियरा वर्तमान में अपनी पहली बीस्ट सोल्स बनाने में व्यस्त हैं और एराबेल जेमिनाया के साथ चली गई है, यूलिया ने उत्तर दिया। चिंता मत करो, जेमिनाया ने शायद आपके आगमन को देख लिया होगा, तो एराबेल जल्द ही यहाँ आ जाएगा, यूलिया ने कहा। अच्छा, तो मास्टर और सियरा दोनों ने अपनी बीस्ट सोल्स बनाने का फैसला किया? वे कैसे हैं? यूलिया और निमो के विपरीत मिलिका और सियरा ने सोल क्रिस्टल की मदद के बिना अपनी बीस्ट सोल्स बनाने की कोशिश की। मिलिका और सियरा उच्चतम क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, इसलिए उनके लिए निर्देशों को समझना और स्वयं सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना मुश्किल नहीं था। मुझे अभी तक नहीं पता, वे दोनों 20 सोल्स बनाने के लिए एकांतवास में चले गए थे। हालांकि उन्हें सफलता का पूरा भरोसा था, यूलिया ने शांति से उत्तर दिया। उनकी आखिरी मुलाकात को 1 दिन से ज्यादा हो गया है और लिम्बो में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इजी पहले जैसी ही बनी हुई है। यूलिया का पीछा एक कठपुतली करती थी जिसे नैनी कहा जाता था। निमो उसे इजी पर नजर रखने के लिए छोड़ देता था। ये तो अविश्वसनीय है, यूलिया ने कहा, ये देखते हुए कि एदान ने नैनी पर कितना ध्यान दिया।
उसकी उपस्थिति हमारे जीवन को बहुत आसान बना देती है, यहाँ तक कि जब मास्टर और सिएरा को समझ नहीं आता कि क्या करना है और अगर इजी रोने लगती है तो बेबीसिटर उसे शांत करने का कोई तरीका ज़रूर निकाल लेती है। ऐसा लगता है कि उसे इजी की हर ज़रूरत का अंदाज़ा है। यूलिया ने नैनी को देखते हुए प्रशंसा की। वैसे हमें खबर मिली है कि लुसिंडा जल्द ही वापस आ जाएगी और उसके पास आप दोनों के बारे में महत्वपूर्ण खबर है। यूलिया ने आज जेमिनाया के शब्दों को याद किया और उसने ये खबर एदान के साथ साझा करने का फैसला किया क्योंकि वो आ गया था। लुसिंडा और एराबेल और मेरे बारे में खबर? एदान ने थोड़ी भौएं चढ़ाईं। यद्यपि एदान का लुसिंडा के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं था, लेकिन एराबेल का उसके वैल्किरी वंश और सिएरा और इस्मा के संबंधों के कारण था। एदान? जब एदान अपने विचारों में खोया हुआ था, जेमिनाया ने अचानक उसे पुकारा। जेमिनाया? एदान ने निषिद्ध क्षेत्र के पर्यवेक्षक का अभिवादन किया। नेड कहाँ है? जेमिनाया में उसकी उपस्थिति का एहसास न करते हुए पूछा। नेड हमारी दुनिया में एक छोटा सा काम निपटाने के लिए रुका था। चिंता मत करो, ये खतरनाक काम नहीं है। मैंने उससे कहा था कि जब तक मैं एराबेल को लेने जाऊं तब तक वो एक व्यक्ति की देखभाल करे। एदान ने जल्दी से नेड की अनुपस्थिति के बारे में बताया। ठीक है, आओ थोड़ा बैठकर बात करते हैं, जेमिनाया ने सुझाव दिया और मेज़ पर आकर एदान को बैठने का आमंत्रित किया। जेमिनाया के बैठकर बात करने के निमंत्रण से एदान थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जेमिनाया की बात सुनकर एदान उसके सामने वाली मेज़ पर बैठ गया। यूलिया भी बातचीत में शामिल हो गई और जेमिनाया ने उसकी उपस्थिति पर कोई आपत्ति नहीं जताई। एदान के उत्सुक चेहरे को देखकर जेमिनाया ने बातचीत शुरू की। हम एराबेल की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं। ईदान के उत्सुक चेहरे को देखकर जेमिनिया ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, हम एराबेल की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसकी हालत में सुधार हुआ है, लेकिन उसे अभी भी समय चाहिए। उफ, ये शब्द सुनकर ईदान ने राहत की सांस ली। उसके बगल में बैठी यूलालिया भी मुस्कुराई। उसे खुशी हुई कि उसकी छोटी दोस्त ठीक है। जेमिनिया, जो उनकी प्रतिक्रिया देख रही थी, ने समझाने का निर्णय लिया। तथाकथित दुष्प्रभाव अभी भी मौजूद है। मैंने एराबेल को पागलपन की ऊर्जा के इस्तेमाल से होने वाली नकारात्मक प्रतिक्रिया से निपटने में मदद की और उसे सिखाया कि दोबारा लत लगने की स्थिति में प्रतिक्रिया को कैसे कम किया जाए। अरे, यही तो तुम्हारा मतलब था। ईदान ने पहले तो उसकी बात गलत समझी, सोचा कि जेमिनिया ने साइड इफ़ेक्ट से पूरी तरह छुटकारा पाने में मदद की है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था। उसने तो बस पिछले प्रकोप के बाद एराबेल को हुए नुकसान को ठीक करने में मदद की थी। सबने देखा है कि एराबेल के साथ तुम्हारे रिश्ते सुधर गए हैं, जेमिनिया ने ईदान की ओर देखते हुए कहा। सबने ये भी देखा है कि एराबेल का तुम्हारे प्रति अस्वस्थ और गहरा लगाव है, ईदान। ईदान ने जेमिनिया के बात का खंडन नहीं किया। लिम्बो में भी उसने कभी कभी देखा कि एराबेल में अधिकार जताने की भावनाएं थीं, हालांकि तब वे इतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी अब हैं। ये स्पष्ट था कि इस दुष्प्रभाव ने एराबेल के इस चरित्र के इस गुण को और भी बढ़ा दिया था। यही एराबेल की मुख्य समस्या है, ईदान। जिस दुष्प्रभाव की तुम बात कर रही हो, वो ज्यादातर मामलों में मौजूद ही नहीं है। मेरे अवलोकन के अनुसार ये एक मनोवैज्ञानिक आघात जैसा लगता है, जो उसके चरित्र के ठीक इसी गुण को प्रभावित करता है। एराबेल की तुम्हारे प्रतिभावनाएं, ईदान। जेमिनिया ने एराबेल को देखने के बाद निष्कर्ष निकाला। और जो उसे इस सदमे से उबरने में मदद कर सकता है, वो हो तुम, ईदान। उसके साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। जब तुम आसपास नहीं होते तब भी उसका ध्यान लगभग हमेशा तुम पर ही केंद्रित रहता है। ये तुम पर निर्भर करता है कि किसी भी परिस्थिति में एराबेल कैसा व्यवहार करेगी। जेमिनिया के हर शब्द के साथ ईदान को और भी असहजता महसूस हो रही थी। जेमिनिया की राय सुनने के बाद ईदान को याद आया कि इस सब का कारण क्या था, स्वर्गारोहण परीक्षण और वो स्मृति जिसे सिस्टम ने मिटा दिया था। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि एराबेल और उसकी अपनी सारी समस्याएं एक बार फिर उन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण यादों से जुड़ी थी। ईदान को संदेह होने लगा कि दूसरे असेंशन परीक्षण के बाद केवल एराबेल को ही कष्ट नहीं हुआ था, बल्कि उसे भी कष्ट हुआ था। मृत्यु के प्रति उसका ठंडा और उदासीन रवैया शायद एराबेल पर पड़ रहे दुष्प्रभाव जैसा ही है, लेकिन ये एक बहुत ही अलग तरीके से प्रकट होता है। और एराबेल के विपरीत ये ईदान को फिलहाल ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है। एराबेल का साइड इफेक्ट कुछ ऐसा है जैसे एक इंसान की भावनाएं दूसरे पर असर डाल सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एसेंशन ट्रायल के दौरान एराबेल ने जो भावनाएं महसूस की, उनका असर खुद पर भी पड़ता है, भले ही उसके पास वो यादें न हों।
ईदान को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि असेंशन परीक्षण के दौरान अरेबेल के साथ क्या हुआ था और कैसे इस परीक्षण के दौरान अरेबेल उसके प्रति इतनी अधिकारपूर्ण हो गई थी कि उसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ता रहा, भले ही उसे ये याद ना हो। इसीलिए मैं केवल उसके परिणामों को कम करने में उसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके मूल कारण को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ। जेमिनिया ने कहा। उसे एहसास हो गया था कि वो अरेबेल को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती। ईदान समझ गया था कि किसी व्यक्ति के लिए बाहरी मदद के बिना मानसिक आघात से उबरना मुश्किल होता है। अरेबेल के मामले में वही उसकी पीड़ा का मुख्य कारण था। अरेबेल की उसके लिए भावनाएं उथल-पुथल में थी। हाँ, वो आधिकारिक तौर पर एक जोड़े बन गए थे और उनका रिश्ता धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से विकसित हुआ था। हालांकि उसने उसे अपनी प्रेमिका बनने के लिए कहे हुए 1 महीने से भी कम समय हुआ था। वो जानता था कि अरेबेल की भावनाएं इतने कम समय में इतनी प्रबल नहीं हो सकती कि इतनी हिंसक प्रतिक्रिया हो। ये स्पष्ट था कि स्वामित्व की ये प्रबल भावनाएं आरोहण परीक्षण से आए अरेबेल की भावनाएं थीं। वो अरेबेल जो पागलपन की ऊर्जा के संपर्क में आ चुकी थी। ईदान कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अरेबेल के उस रूप में कितने पागलपने भरे विचार थे और पागलपन की ऊर्जा ने उसके प्रति उसके दृष्टिकोण को कितना बदल दिया था। ये ट्रायल के दौरान अरेबेल की भावनाओं और ईदान के प्रति उसकी वर्तमान भावनाओं के बीच का संघर्ष है, जो सिस्टम को उसके प्रति उसके स्नेह की मात्रा को ठीक-ठीक निर्धारित करने से रोकता है। जेमिनिया, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ईदान ने धन्यवाद करते हुए कहा। उसे मोटे तौर पर यह एहसास हो गया था कि अरेबेल के साथ क्या हो रहा था। कैसे हो ईदान? जेमिनिया ने उसे घूरते हुए पूछा। हालांकि ईदान बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था। जेमिनिया को लग रहा था कि उसमें भी कुछ गड़बड़ है। हालांकि पहली नज़र में ये पता नहीं चला, इसीलिए जेमिनिया को यकीन नहीं हो रहा था। मैं ठीक हूँ जेमिनिया, चिंता की कोई बात नहीं है, ईदान ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अचानक उसे लगा कि बेबी रिजी उसे कंधों पर हाथ रखकर बुला रही है, कि वो खून पीना चाहती है। ईदान ने मुस्कुराते हुए रिजी को पुकारा और वो आसपास के लोगों को नज़रअंदाज करते हुए प्रकट हुई और तुरंत उसकी उंगली ढूंढने लगी। ईदान, जो पहले से ही इसकी आदी हो चुकी थी, अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ा दी और रिजी ने उसे पकड़कर मुंह में डालकर काटा और खून पीने लगी। तभी वो इधर उधर देखना शुरू कर दिया। छोटी रिजी, यूलालिया ने रिजी को देखकर कहा। वो बड़ी हो गई है, जेमिनिया ने टिप्पणी की, ये देखते हुए कि वो इजी से बड़ी हो गई है। पिछली बार जब उन्होंने दोनों को देखा था तो दोनों बच्चे एक ही आकार के थे। इसके अलावा रिजी के सिर के बाल वापस उग आए हैं और रिजी के बालों से ज्यादा घने हो गए हैं। वास्तव में, जेमिनिया के शब्दों के बाद यूलालिया ने भी परिवर्तनों को देखा और रिजी की तुलना रिजी से करने लगी। कितने दिन बीत गए ईदान? यूलालिया ने ईदान से पूछा। बस 3 दिन से अधिक हुए हैं, ईदान ने उत्तर दिया। वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई? इस बात से आश्चर्यचकित होकर यूलालिया ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जेमिनिया ने बीच में ही कहा। ईदान का खून बेबी रिजी के लिए पोषण का एक सच्चा स्रोत है जो उसके तेज विकास में योगदान करता है। सिर्फ मेरे खून का ही नहीं, ईदान ने आगे कहा। रिजी का मेरे स्टार के अंदर रहना भी उसके विकास पर काफी प्रभाव डालता है। ईदान ने बताया कि उनके जाने के बाद रिजी ने अपना ज्यादातर समय स्टार के अंदर ही बिताया। अनुबंध के जरिए उन्होंने महसूस किया कि उसे अंदर रहना कितना अच्छा लगता था और स्टार का उसके विकास पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लगता है बच्ची दोहरी किस्मत वाली है, जेमिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे एहसास हो गया था कि न सिर्फ ईदान का खून बल्कि उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने ने भी उसके विकास में योगदान किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। जब रिजी ने दूध पीना खत्म किया तो ईदान और यूलालिया ने दोनों बच्चों की लंबाई की तुलना करने के लिए उन्हें एक ही पालने में लिटा दिया। साफ था कि रिजी इजी से बड़ी हो गई थी। अचानक रिजी ने इजी को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई और बिना किसी हिचक के अपनी छोटी मुक्ता उसके चेहरे पर मार दी। अपनी बहन के वार से इजी रोने लगी। रिजी, ईदान ने पुकारा और बच्ची ने तुरंत उसकी ओर देखा। ये साफ दिख रहा था कि ना सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ गई थी, बल्कि आसपास की दुनिया के बारे में उसकी समझ भी काफी बढ़ गई थी। ये तुम्हारी छोटी बहन है रिजी, इसे मत मारो, ईदान ने कहा। लड़की ने बस पलकें झपकाईं, उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या था। ईदान ने बच्ची को ये समझाने की कोशिश की कि छोटी बहन क्या होती है। जेमिनिया और यूलालिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी जब उन्होंने देखा कि ईदान रिजी को ये महत्वपूर्ण सत्य बताने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद ईदान ने आखिरकार रिजी को इजी को न मारने के लिए मना लिया। छोटी बच्ची ने इजी को नापसंदगी से देखना बंद कर दिया। अलगाव के इन छोटे दिनों में रिजी इजी के अस्तित्व को भूल ही गई थी। ईदान ने अनुबंध के माध्यम से आंशिक रूप से ये समझ लिया था कि रिजी इजी को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती है, जो उसका खून पीने की कोशिश भी करेगी, वो खून जो केवल उसका है। जब दोनों बच्चे आखिरकार शांत हो गए तो रिजी, जो बहुत सह चुकी थी,
अब ये मांग नहीं करती थी कि ईदान उसे हर समय अपने पास रखे। उसे पहले से ही एहसास था कि ईदान उसे छोड़ेगा या छोड़ेगा नहीं, और वो चुपचाप अपने बहन के पास लेट गई। बच्चों की देखभाल एक अनुभवी नानी को सौंपकर ईदान जमीनिया और यूलिया के साथ बातचीत में लग गया। चिंता मत करो ईदान, अराबेल का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा और वो तुम्हारे अपनी गतिशीलता क्षमता को रिचार्ज करने से पहले ही पूरा कर लेगी, जमीनिया ने ईदान की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जमीनिया अपने अनुभव से समझ गई थी कि वह उसके लिए चिंतित था। ईदान को ये शब्द सुनकर राहत मिली, और जब उसे एहसास हुआ कि जमीनिया ने उसके व्यवहार से उसका मन फिर से पढ़ लिया है, तो वह मुस्कुराया। क्या तुमने निमो से कुछ सुना है? ईदान ने अपने चैंपियन के बारे में सोचते हुए पूछा। लिम्बो में बस एक दिन से थोड़ा ज्यादा समय बीता है, और जुनूनिया में तुम्हारी दुनिया की तरह 3 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बीता है। तुम्हारे उलट निमो की चाबी को रिचार्ज होने में लगभग 7 दिन लगते हैं, इसलिए उसके लिए वापस आकर इजी की जांच करना अभी बहुत जल्दी है, यूलालिया ने जवाब दिया। मैं तो इसे बिल्कुल भूल ही गया था, ईदान ने शर्मिंदा होकर कहा। उम्मीद है वो ठीक होगा। सिर्फ ईदान ही नहीं, बल्कि बाकी सभी लोग निमो के बारे में चिंतित थे। ईदान और अराबेल की निकट भविष्य में जुनूनिया जाने की कोई योजना नहीं थी, जब तक वे अपनी गृह भूमि में अपने मामले सुलझा नहीं लेते। आखिरकार सिस्टम द्वारा निर्धारित उनका मुख्य कार्य निमो को काल कोठरियों में मदद करना था, और चूंकि निमो आने वाले महीनों में अपने जख्मों को भरने के लिए मेगेलिया जाने की योजना बना रहा था, इसलिए इस जोड़े के पास अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए कम से कम 2-3 महीने थे। हालांकि ईदान और अराबेल ने जरूरत पड़ने पर निमो की मदद करने का मौका नहीं छोड़ा, और साथ ही मेगेलिया का अपनी आंखों से मुआयना भी किया। यह एक बिल्कुल अलग महाद्वीप था। आखिरकार यही वह जगह थी जहां मिलिका और यूलिया थीं। निमो ठीक हो जाएगा। सिएरा ने उसे एक पेंडेंट भी दिया है जो उसकी शक्ति से चार्ज है और निमो की उपस्थिति को उसके सभी कनेक्शन से छिपाने की क्षमता रखता है। इस लेजेंडरी वैम्पायर की बदौलत उसे ढूंढना मुश्किल होगा, सिर्फ निशान के कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। रिजी तुम्हारे साथ है, इसलिए वैम्पायर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यूलिया ने बताया। ईदान पहले चला गया और निमो कुछ देर रुका, फिर जुनूनिया लौटकर अपनी योजना पर काम जारी रखा। इसलिए ईदान को नहीं पता था कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। ओह, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? बगल से एक चंचल महिला की आवाज गूंजी। सभी ने तुरंत ही आवाज के स्रोत पर ध्यान दिया। उनके सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, जिसके लंबे काले बाल और रात जैसी काली आंखें थीं। उसने गहरे रंग के हल्के कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। सिएरा, यूलिया ने पुकारा जब उसे पता चला कि उसके एकांतवास से कौन बाहर आया है। ईदान सिएरा की खूबसूरती को निहारते हुए अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसने अपना हमेशा का काला खूबसूरत कवच और लबादा नहीं पहना था, जो आमतौर पर उसकी खूबसूरती को छिपाता था। जाहिर है कि मंदिर में उसे घर जैसा पूरी तरह सुरक्षित महसूस हो रहा था, इसलिए उसने हर समय कवच और लबादा नहीं पहना था। कैसा चल रहा है? जमीनिया ने पूछा। ईदान और यूलिया भी सिएरा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। ओह बिल्कुल, मैं कामयाब रही, सिएरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुमने सोचा था कि मैं असफल हो जाऊंगी? तुम इंतजार नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, एक जोरदार हंसी गूंजी और सभी ने एक खूबसूरत एल्फ महिला को दूसरे कमरे से बाहर आते देखा। मुझे तुम पर शक नहीं था, मिलिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं भी इसे संभाल सकती हूँ तो तुम मुझसे एक पद ऊपर होते हुए इसमें सफल कैसे नहीं हो सकते? है, सिएरा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया। वापस स्वागत है ईदान, मिलिका ने ईदान को बधाई दी। मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई गुरु, और आपको सिएरा, ईदान ने उच्च क्षेत्र के 2 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उत्तर दिया। सिएरा ने कहा, आपका स्वागत है। तभी दोनों महिलाओं ने रिजी को देखा और पालने के पास जाकर चर्चा करने लगी कि वह सिर्फ 3 दिनों में कितनी तेजी से बड़ी हो गई है। वे एक दूसरे से फुसफुसाकर बच्चे के विकास की गति पर अचंभित हो रही थीं। सिएरा ने रिजी को देखते हुए अनुमान लगाया, लेकिन उसकी नजरें इजी पर लौटती रहीं। उसे वह अधिक आकर्षक लगी। मैं सहमत हूँ, मिलिका ने पुष्टि की, मन ही मन ये अनुमान लगाते हुए कि इस समय तक बच्चा न केवल अपना पहला शब्द कहेगा, बल्कि पहला कदम भी उठाने की कोशिश भी करेगा। इतनी जल्दी? ईदान ये धारणाएं सुनकर आश्चर्यचकित था।
ठीक है, अपने आप को धन्यवाद दो ईदान, ये सब तुम्हारे खून की वजह से है। मिलिका ने रिजी को थोड़ा लाड़ प्यार करते हुए कहा, जबकि सियरा ने अपना ध्यान इजी की ओर मोड़ दिया। मास्टर और मिस सियरा, क्या आपने पहले अनुबंध पर निर्णय ले लिया है? यूलिया ने पूछा, जब दोनों महिलाएं दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा गुनगुना रही थीं। क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल है छोटी ईवा? जवाब साफ है, मिलिका ने जमीनिया की तरफ देखते हुए कहा। सियरा ने भी यूलालिया का सवाल और मिलिका की बात सुनी और उसकी नज़र जमीनिया पर गई। जमीनिया बस मुस्कुराई जब उसने देखा कि दो ताकतवर औरतें उसकी तरफ देख रही हैं। वह बेवकूफ़ नहीं थी, और जब से ईदान ने मिलिका को जानवरों को काबू करने के रास्ते की नियमावली दी थी, तब से उसे पता था कि वे अपने पहले अनुबंध के लिए किसे चुनेंगे। ठीक है, यदि आप बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं और वे आपके साथ चलना चाहते हैं, तो मैं आपकी और उनकी पसंद में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। जमीनिया ने उसे अनुमति देते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया। धन्यवाद। मिलिका ने जमीनिया को धन्यवाद दिया और सियरा ने अपने शब्द दोहराए। बेशक दोनों महिलाएं उन युवतियों की तरह अपने आदर्श हमशक्लों के साथ अनुबंध करना चाहती थीं। उन्होंने अपने पहले अनुबंध के लिए किसी और विकल्प पर विचार भी नहीं किया। मास्टर, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अब छोटी ईवा न कहें। मैंने ये नाम अपने पहले अनुबंध को दिया था, यूलिया ने नाराजगी से कहा। मेरे लिए तुम हमेशा छोटी ईवा ही रहोगी, मिलिसा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वह उसे किसी अन्य तरीके से संबोधित नहीं करना चाहती थी। यूलिया ने बस आह भरकर हार स्वीकार कर ली। ओह! जमीनिया ने अचानक चिल्लाकर वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसकी नजरों को देखते हुए उसने ईदान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अराबेल ने कभी अभी अपना एकांतवास समाप्त किया है और बाहर आई है। खैर लड़कियों, आखिरी आदमी हमें छोड़कर चला गया है और अब केवल हम ही बचे हैं, सियरा ने कहा जब नेमो चाबी का उपयोग करके किट्टी के साथ जुनूनिया चला गया और इजी को मिलिका और अन्य लोगों के साथ छोड़ दिया। चलो खुलकर बात करते हैं, सियरा ने बड़ी मुस्कान के साथ अरेबेल की तरफ देखते हुए कहा। बाकियों ने भी उसे देखा और अरेबेल असहज हो गई। सच बताओ छोटी बहन, ईदान के साथ तुम्हारा रिश्ता कितना आगे बढ़ गया है? तुम बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी कह सकती हो। वो अब यहाँ नहीं है और हम सब यहीं के हैं, सियरा ने कहा, और अरेबेल कसम खा सकती थी कि सबकी, यहाँ तक कि जमीनिया की भी आंखें चमक उठी थीं। हाँ अरेबेल, तुम्हारा रिश्ता कहाँ तक पहुँच गया है? क्या तुमने पहले कभी किस किया है? यूलिया ने बीच में कहा। या फिर आप पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और वो हासिल कर चुके हैं? सियरा ने धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, अरेबेल ने जल्दी से जवाब दिया और उसके तुरंत बाद उसका मूड नाटकीय रूप से बदल गया। हे, हमने चुंबन किया, बिल्कुल, उसने वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा। हमने न सिर्फ चुंबन किया बल्कि गले भी लगे और पूरे एक हफ्ते तक एक ही तंबू में साथ सोए भी। बेशक अभी तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन देर सवेर हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, इराबेल ने एक बड़ी पागल मुस्कान के साथ कहा। ये सब कहते हुए उसकी दाहिनी आंख पागलपन की ऊर्जा से चमक रही थी। अरेबेल अपनी ही बातों से हैरान थी। एक तरफ तो उसे समझ आ रहा था कि वो क्या कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो गया है और वो अपनी हरकतों पर काबू नहीं रख पा रही थी। तो क्या आप कोई और सवाल पूछना चाहेंगी? इराबेल ने अपना ध्यान सियरा और यूलिया की ओर मोड़ते हुए पूछा। यूलालिया, तुम इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, फिर भी तुमने अभी तक प्यार नहीं जाना और तुम कुंवारी ही रह गई हो। ऐसे सवाल पूछने से बेहतर होगा कि तुम कोई प्रेमी ढूंढो और खुद सब कुछ अनुभव करो। यूलालिया थोड़ी शर्मिंदा हुई जब इराबेल ने उसे बेबाकी से बूढ़ी औरत और कुंवारी कहा। और तुम बड़ी बहन, क्या तुमने पहले कभी किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए हैं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि औरत होने का क्या मतलब होता है? या यूलालिया की तरह क्या तुम भी कोई अनुभवहीन कुंवारी लड़की हो जो मुझसे ऐसे सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश कर रही हो? इराबेल की बातें सुनकर सियरा कुछ पल के लिए अवाक रह गईं। मिलिका और जमीनिया, जो बस तमाशबीन थे, तुरंत समझ गए कि सियरा और यूलिया के सवालों ने अरेबेल को फिर से बदल दिया है, जिससे एक दुष्प्रभाव पैदा हो गया है। स्थिति की गंभीरता के बावजूद वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हो मास्टर, आपके बारे में क्या आपके पास कोई आदमी था या
आप बड़ी बहन सिएरा के समान हैं, बूढ़ी। अरेबेल के पास बात पूरी करने का समय नहीं था क्योंकि उसके सर पर चोट लगी थी। आउच! उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसकी उपस्थिति अपनी सामान्य स्थिति में लौटने लगी। चलो अरेबेल, अपने आप को संभालो, मिलिका ने उसके बगल में आकर कहा, लेकिन उन्होंने इसे शुरू किया। अरेबेल ने सिएरा और यूलिया की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। जब अरेबेल की नज़र सिएरा से मिली तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सिएरा की ठंडी आंखें और उसकी भयावह मुस्कान देखी। बस अब मैं खत्म हो गया, अरेबेल ने मन ही मन कहा। शांत हो जाओ अरेबेल, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा सबसे अलग एक अद्भुत प्रेमी है। वो सुंदर और देखभाल करने वाला है। मिलिका ने अरेबेल के सामने ईदान की तारीफ करते हुए कहा। ये शब्द सुनकर अरेबेल शर्मिंदा हो गई और थोड़ा शर्मा गई, अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। सभी महिलाएं अरेबेल को मुस्कुराते हुए देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं और उन्होंने अपना सिर हिलाया। यूलिया अरेबेल के शब्दों से बहुत शर्मिंदा हुई। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों, विशेषकर अपने गुरु और सिएरा पर अजीब निगाहें डालीं। सिएरा की प्रतिक्रिया और मिलिका की बातों ने यूलिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन दोनों को भी उसकी तरह पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। अपनी उम्र और उनके अनुभव की तुलना करके यूलिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उनकी तुलना में वो एक बच्ची लग रही थी। नन्ही परी की प्रसन्नता भरी नजर देखकर सिएरा और मिलिका की दाहिनी आंख झपक गई। वे समझ गईं कि यूलालिया क्या सोच रही थी और वो इतना क्यों मुस्कुरा रही थी। पहल किसने की, आपने या ईदान ने? मिलिका ने अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने की कोशिश करते हुए पूछा, हालांकि इससे पहले वो केवल एक दर्शक ही थी। तुम्हारा मतलब चुंबन से है? अरेबेल ने अभी भी उलझन में पूछा। हाँ, मैं चुंबन के बारे में बात कर रही हूँ, मिलिका ने पुष्टि की। ये मैं थी, अरेबेल ने अपना लाल चेहरा छिपाते हुए मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। मैंने सोचा था कि ईदान ने पहल की थी, तुमने नहीं। मिलिका और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। मुझे बताओ अरेबेल, क्या ये रैंक में सफलता से पहले हुआ था या बाद में? जेमिनिया ने पूछा और सभी का ध्यान विषय की ओर चला गया। आखिरकार सफलता से पहले और बाद में अरेबेल बहुत अलग था। रैंक तोड़ने के बाद जब बात ईदान की आई तो अरेबेल और भी ज्यादा साहसी और थोड़ा पागल भी हो गया। ये सफलता से ठीक पहले की बात है, अरेबेल ने ईमानदारी से स्वीकार किया, उस पल को याद करते हुए जब उसने आरोहण परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले ईदान को चूमने का फैसला किया था। उसका चेहरा फिर से पके टमाटर की तरह लाल हो गया। अब ये बात सबके सामने स्पष्ट हो गई थी कि इस दुष्प्रभाव के प्रकट होने से पहले ही दंपत्ति का रिश्ता विकसित हो रहा था। कबूलनामे के बाद यूलिया और सिएरा फिर से उत्साहित हो गईं और उन्होंने अरेबेल से विस्तार से बताने को कहा कि सब कुछ कैसे हुआ। अरेबेल हालांकि बहुत असहज महसूस कर रही थी, फिर भी उसने अपना अनुभव साझा किया। 1 मिनट रुको, तुमने अभी क्या कहा? क्या ईदान आत्मा रूप में पहुंच गया है? जमीनिया ने अरेबेल की कहानी में कुछ आश्चर्यजनक बात समझकर आश्चर्य से कहा। हाँ, जमीनिया का प्रश्न सुनकर अरेबेल आश्चर्यचकित हुई और न सिर्फ वो बल्कि सिएरा और मिलिका भी। हाँ, सच में? मिलिका ने अरेबेल को गौर से देखते हुए पूछा। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि ये वही आत्मा रूप है जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन ईदान ने, जैसा कि उसने खुद कहा था, अपने अल्फा ऑफ फायर वंश पर नियंत्रण पाने के बाद किसी तरह की पुकार महसूस की। उसने इस पुकार का जवाब दिया और पहले चक्र के तथाकथित ज्वाला आत्मा रूप को अनलॉक किया। अरेबेल ने जो कुछ भी वो जानती थी उसे साझा किया, जिसे यूलिया को छोड़कर सभी हैरान रह गए। अरे ईदान, मुझे ये बताए बिना चला गया कि उसने कुछ अविश्वसनीय हासिल किया है, सिएरा ने अरेबेल के शब्दों से चौंकते हुए कहा। अपने वंश पर नियंत्रण पाने के ठीक बाद और उसके सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही आत्मा का रूप धारण कर लेना, ये अविश्वसनीय है, मिलिका ने आश्चर्य व्यक्त किया। और बस इतना ही नहीं, जमीनिया ने आगे कहा। तुमने सुना अरेबेल ने क्या कहा? ईदान ने न सिर्फ अपने वंश के तत्व से जुड़ा एक आत्मा रूप प्राप्त कर लिया है, बल्कि उसने अपना पद भी हासिल कर लिया है। सचमुच? मिलिका और सिएरा हैरान थीं। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या अनदेखा कर दिया था। अरेबेल ने अभी अभी घोषणा की थी कि ईदान ने पहले घेरे का ज्वाला आत्मा रूप खोल दिया है। अरेबेल ये देखकर दंग रह गईं कि ये शक्तिशाली प्राणी ईदान की उपलब्धियों से कितने चकित थे। साथ ही वो उसके लिए बहुत खुश भी थी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिसने ये उपलब्धि हासिल की है वो